हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थानी भाषा के बारे में जानकारी। देखिए, राजस्थानी भाषा के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में, तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले राजस्थानी भाषा के उद्गम को लेके बात करते हैं, उद्गम और इसका विकास। देखिए, सबसे पहले राजस्थानी भाषा शुरुआत में इसका इस टाइप का कोई भी नाम नहीं था, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं उद्योतन सूरी द्वारा 778 ईस्वी या कहें विक्रमी संवत 835, क्योंकि ईस्वी सन से विक्रमी संवत 57 ईयर्स आगे चलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा 778 ईस्वी कहें या 835 विक्रमी संवत, बात एक ही है। उद्योतन सूरी अपनी जो पुस्तक है कुबले माला, उसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख करता है, जिसमें से एक वो मरु भाषा को भी शामिल करता है। मरु भाषा यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले राजस्थानी के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया, और वो किसने किया? उद्योतन सूरी ने कुबले माला नामक ग्रंथ में। इसी तरीके से देखते हैं कि उसके बाद कुशल। देखिए, उसी समय का एक और कवि है कुशल। वो भी अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग करता है मरु भाषा की जगह। और अबुल फजल भी अपने ग्रंथ आयने अकबरी में भी इस क्षेत्र की भाषा के लिए, मारवाड़ क्षेत्र के आसपास की भाषा के लिए या राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा वो मारवाड़ी भाषा कहा गया। देखिए, अबुल फजल जो आर्य भाषाएं थी, प्रमुख आर्य भाषाओं, उसमें मारवाड़ी भाषा को भी शामिल करता है। इसके अलावा जो राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार किसी ने शब्द प्रयोग किया, वो शख्स थे जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। देखिए, भाषा के रूप में राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया। तो आप इसको 5 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी में और लगातार आता रहेगा कि सबसे पहले राजस्थानी के लिए भाषा के रूप में पहला प्रयोग किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। और कब किया? 1912 में किया, अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आएंगे कि सबसे पहले मरु भाषा के रूप में किसने किया। आपको यहाँ से पुस्तक का नाम याद रखना है। उद्योतन सूरी ने कुबले माला पुस्तक लिखी। कब लिखी? 778 ईस्वी में या 835 विक्रमी संवत में। इनमें जो 18 भाषाएं थी उसमें इसने मरु भाषा का प्रयोग किया, तो इसकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, नाम इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि सर्वप्रथम राजस्थानी के लिए भाषा के रूप में किसने प्रयोग किया? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन 1912 में। और किस पुस्तक में किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। देखिए, यही नाम अब इस क्षेत्र की भाषा के लिए सर्वमान्य हो गया है। अब हम राजस्थानी भाषा के रूप में बोलते हैं। इस भाषा के अंतर्गत कई सारी भाषा हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, अलग अलग क्षेत्र में जो विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से राजस्थानी भाषा कहा जाता है। देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, और इसीलिए अलग से ही राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा जाता है उसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा अलग से पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अभी ये फैक्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इसको आठवीं भाषा, आठवीं जो शेड्यूल है हमारी, आठवीं शेड्यूल शेड्यूल या अनुसूची कहें, उसके अंतर्गत जो भाषाएं शामिल हैं उसमें इसका राजस्थानी और अंग्रेजी, ये दो भाषाओं का नाम दर्ज नहीं है, राजस्थानी और इंग्लिश। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं, और इन भाषाओं के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि
22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाओं में से 2 भाषाएं शामिल नहीं है, राजस्थानी और इंग्लिश। राजस्थानी को क्यों शामिल नहीं किया गया है? क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत प्रति 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के बाद अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है, हाड़ौती है, राजावाटी है। आपकी बहुत सारी भाषाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसीलिए राजस्थानी को भाषा के रूप में जो शेड्यूल 8 है उसमें मान्यता नहीं दी गई। देखिए, राजस्थानी के विकास को हम निम्न चरणों में स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले गुर्जरी अपभ्रंश, जो 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य रहा। फिर इसके बाद में प्राचीनी राजस्थानी कह सकते हैं, आरंभिक राजस्थानी कह सकते हैं इसको। इसमें गुजराती और राजस्थानी दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास राजस्थानी अपने धीरे धीरे स्वतंत्र अस्तित्व में आने लगी और लास्ट में 18वीं सदी के आसपास आके वर्तमान राजस्थानी स्वरूप देखने को मिलता है। आधुनिक राजस्थानी स्वरूप हमें राजस्थानी भाषा का देखने को मिलता है। देखिए, अभी जो वर्गीकरण मैंने अभी बताया उसी को देखते हैं। देखिए विकास का चरण, कि राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश के अंतर्गत भी हम अभी देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा कि किस प्रकार के अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे उसको चर्चा नहीं करते। 10वीं सदी तक जो इस पर अपभ्रंश का ही अत्यधिक प्रभाव रहा, इसलिए कहीं ना कहीं अपभ्रंश भाषा का इसके साथ साथ इससे पृथक अस्तित्व इसका नहीं हुआ, अपभ्रंश भाषा का ही स्वरूप इस पर विद्यमान रहा। 13वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश का अंतिम रूप से इससे विच्छेद हो जाता है। अपभ्रंश का प्रभाव राजस्थानी भाषा पर से समाप्त हो जाता है। लेकिन 13वीं से और 16वीं शताब्दी तक, अंत तक गुजराती और राजस्थानी का मिला जुला स्वरूप, यानी पहले यहाँ तक 10वीं तक तो अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिलता है और इसके बाद 13वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश से पृथक हो जाता है अस्तित्व, और इसका जो गुजराती के साथ प्रभाव वो 16वीं शताब्दी तक चलता है। और 16वीं शताब्दी के आसपास आते आते राजस्थानी अपना स्वतंत्र भाषा के रूप में अस्तित्व आरंभ कर देती है। देखिए, 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी का विकास स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा और अंत में 18वीं सदी के अंत तक आते आते 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते या कहें 18वीं सदी के प्रारंभिक दौर में राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हो गई। बात वही है, 17वीं शताब्दी का अंत कह लो, 17वीं सदी का अंत कह लो, या 18वीं सदी का आरंभिक। 18वीं सदी से यह अपने वर्तमान अस्तित्व में आने लग गई, स्वतंत्र भाषा के रूप में इसका अस्तित्व देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज बात ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कई बार समझ में नहीं आता है बच्चों को। 17वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 17वीं शताब्दी का मतलब है उसमें 17वीं शताब्दी है तो उससे एक कम वाले वर्ष होंगे, यानी आपके 1600 लेके 1699 तक, यानी 1600 से लेके 1699 तक के ईयर्स किसमें होंगे? 17वीं शताब्दी में। ये कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे इसको 1700 से लेके और 1799 तक मानते हैं, जबकि वो कौन सी में होंगे? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में कौन से वर्ष होंगे? उससे एक कम वर्ष वाले, 1700 वाले, 1700 से लेके 1799 वाले वर्ष किसमें होंगे? 18वीं सदी में। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जो इटालियन विद्वान है और भाषा शास्त्री थे एलपी टेसीतोरी, इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से बताई है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा फर्दर डिस्क्राइब देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्य भाषाओं में, आर्य भाषाओं का वर्गीकरण देखें। आर्य भाषाएं सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक संस्कृत हमें दिखाई देती है, यानी वो संस्कृत का स्वरूप जिसके अंतर्गत वेदों की रचना हुई उसको कहते हैं वैदिक संस्कृत।
इस वैदिक संस्कृत का दो भागों में विकास हुआ, एक और संस्कृत भाषा के रूप में इसका डेवलपमेंट, और दूसरी ओर कुछ पाली भाषा के रूप में, जिसमें आरंभिक बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। तो देखिए, पाली भाषा वैदिक संस्कृत से, और एक प्योर संस्कृत का क्या हुआ, विकास हुआ, जो फर्दर हमें कालिदास कालिदास, भारवी, भास आदि के ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। पाली के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। इस पाली भाषा से फिर हम देखते हैं कि तीन टाइप का हमें वर्गीकरण देखने को मिलता है। पहला है आपका सौरसेनी प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत भाषा। फिर दूसरा है मागधी प्राकृत भाषा, मागधी, मगध क्षेत्र में जो प्राकृत भाषा का डेवलपमेंट हुआ वो मागधी प्राकृत भाषा कहलाती है। सौरसेन क्षेत्र में, यानी हमारे पश्चिमी भारत के अंतर्गत जिसका भाषा का विकास हुआ वो सौरसेनी प्राकृत कहलाती है। जबकि तीसरी थी महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्र में जिस प्राकृत भाषा का विकास हुआ वो महाराष्ट्री प्राकृत भाषा कहलाती है। अब देखिए, मागधी प्राकृत भाषा में जैन धर्म ग्रंथों का विकास हुआ, धार्मिक ग्रंथों का विकास हुआ कह सकते हैं हम। अर्धमागधी या प्राकृत, जो मागधी प्राकृत भाषा कहते हैं, इसमें जैन धर्मों का विकास हुआ। फिर हम देखते हैं सौरसेनी प्राकृत भाषा जो पश्चिमी भारत में बोली जाती थी, इसका भी दो भागों में वर्गीकरण हुआ। एक सौरसेन का गुर्जर अपभ्रंश और एक नागरी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश और अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप, और नागरी अपभ्रंश, नागरी अपभ्रंश। देखिए, गुर्जरी अपभ्रंश से कौन कौन से लोग सहमत हैं और नागरी अपभ्रंश से कौन कौन से लोग सहमत हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखें तो एलपी टेसीटोरी जो इटली के विद्वान थे, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि सौरसेनी के कौन से अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। वो केवल कहते हैं सौरसेनी जो अपभ्रंश से, सौरसेनी भाषा के अपभ्रंश से विकास हुआ है राजस्थानी का, यानी वो ये नहीं कहते कि गुर्जरी अपभ्रंश से होता है या नागरी अपभ्रंश से। जबकि देखिए, नागरी अपभ्रंश से कौन कहता है, आपका जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन कहते हैं, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन प्लस पुरुषोत्तम मानेरिया, पुरुषोत्तम मेनारिया, ये दोनों किससे कहते हैं कि नागरी अपभ्रंश से, सौरसेनी के नागरी अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास हुआ। जबकि के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और आपके एक है मोतीलाल मेनारिया, ये दोनों कहते हैं गुर्जरी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, और वही ज़्यादा सही है। गुर्जरी अपभ्रंश से ही ज़्यादा मान्य जो मत है कि इससे राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से। देखिए, कुछ विद्वान मानते हैं कि सौरसेनी के नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति मानते हैं। इसमें सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ये सौरसेनी के नागर अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव मानते हैं। इसके साथ कौन समर्थक हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया भी इसी मत के समर्थक हैं। जबकि कुछ विद्वान राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानते हैं, सौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं। गुर्जर अपभ्रंश से मानने वालों में कौन कौन है, आपके कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हैं और दूसरे मोतीलाल मेनारिया हैं। ये सौरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं, और यही अधिक मत मान्य है।
तो ये राजस्थानी भाषा का विकास हमने देखा। अब हम देखते हैं राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहला वर्गीकरण, वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से, ये किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी को स्वतंत्र भाषा के रूप में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विश्लेषण इसका प्रस्तुत किया। राजस्थानी को स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रतिपादित किया और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण यानी वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। देखिए, इन्होंने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं दिखाई जो सबसे अधिक, आज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही वैज्ञानिक वर्गीकरण है राजस्थानी भाषा का। देखिए, इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी एक भाषा बताई 5 उपशाखाओं में। पहली पश्चिमी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। ये इन चारों भाषाओं को इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी के रूप में वर्गीकृत किया। फिर देखते हैं मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं, ये कौन सी हैं? ढूंढाड़ी और हाड़ौती। इसके बाद में हम देखते हैं उत्तरी पूर्वी यानी उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली मेवाती और अहिरवाटी। इसके बाद में दक्षिणी पूर्व में कौन कौन सी? मालवी और नीमाड़ी। ये भाषाएं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती हैं। और लास्ट में दक्षिणी राजस्थान। तो ये जो वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया, ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा साइंटिफिक वर्गीकरण है जो डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया अपनी पुस्तक में 1912 में। इसके बाद डॉक्टर एल.पी. तैसीतोरी है, वो भी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो सामान्यतः वर्गीकरण करते हैं पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। देखिए, एल.पी. तैसीतोरी द्वारा राजस्थानी बोलियों को भी निम्न 2 भागों में वर्गीकृत किया। पश्चिमी राजस्थानी, तो वो सबको शामिल कर देते पश्चिम भाषा को, शेखावटी, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, टटकी, हली, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खेराड़ी, सिरोही की जो बोलियां हैं, गौड़वाड़ी, देवड़ावाड़ी, उनको भी इसी में शामिल कर देते हैं। और पूर्वी जो ढूंढाड़ी बोलते हैं उसको वो, और तोरावाटी, खड़ी, जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोली और हाड़ौती भाषा को ये पूर्वी राजस्थानी भाषा के रूप में वर्गीकृत करते हैं। देखिए, वर्तमान में अभी भी जो विद्वानों द्वारा भाषा का वर्गीकरण किया है उस हिसाब से हम राजस्थान भाषा को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में देखिए कौन कौन सी हैं? वही हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी, जो कहीं ना कहीं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा विभाजन किया गया है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधि भाषाओं में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। अब हम राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मारवाड़ी भाषा। कौन सी? मारवाड़ी भाषा। देखिए, मारवाड़ी भाषा ये वही है जिसे कुबले माला में मरु भाषा कहा गया है। मरु भाषा ये किस में कहा गया? कुबले माला में, कुबले माला ग्रंथ में कहा गया। एक्चुअली इसका मतलब है मरु क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। मरु क्षेत्र मुख्य रूप से उस समय पश्चिमी राजस्थान में था, और आज भी शुद्ध जो मारवाड़ी है वो कहाँ पे बोली जाती है? केवल जोधपुर और जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्र में। ये जोधपुर है और जोधपुर के आसपास वाले भाग में ही विशुद्ध रूप से मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। एक और चीज देखिएगा, मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसे डिंगल कहा जाता है। ये आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। डिंगल क्या है? डिंगल का तात्पर्य है मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप। एक रूप, ये देखिएगा, ये क्या है? डिंगल। तो आप ध्यान रखिएगा। एक वर्ड और आता है पिंगल। क्या है? पिंगल ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। ब्रज भाषा या कहें पूर्वी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा इसका साहित्यिक रूप है, जिसे क्या बोलते हैं हम? पिंगल भाषा, साहित्यिक रूप। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डिंगल और पिंगल ये दोनों ही आरपीएससी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो मारवाड़ी भाषा के बारे में मैं बता रहा था
इसको कुबले-माला में मरु भाषा या मारवाड़ी भाषा कहा गया। ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी। इसका जो आरंभिक काल है वो 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाए। आरंभिक जो काल है इसका, आरंभिक काल वो 8वीं सदी के आसपास, 8वीं सदी, क्योंकि यही वो है 1778, जब आपने ध्यान हो तो उद्योतन सूरी ने कुबले माला नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए इसका विस्तार जोधपुर, बीकानेर, आपका नागौर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब हम अगली भाषा देखते हैं, मेवाड़ी। मेवाड़ी भाषा देखिए, मेवाड़ी भाषा यह है, इसका विकास मुख्य रूप से आपका उदयपुर और उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा उदयपुर और इसके आसपास वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। इसका विकसित रूप हम देखें तो हमें 12वीं से 13वीं सदी के मध्य दिखाई देता है, और मुख्य रूप से जो इसके यहाँ के आसपास वाले लोग हैं वो विशुद्ध रूप से मेवाड़ी भाषा बोलते हैं। और महाराणा कुंभा का जितना भी साहित्य है, महाराणा कुंभा का, वो किस भाषा में है? वो आपका इस मेवाड़ी भाषा में ही रचित है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा हम देखते हैं बागड़ी। बागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में, बागड़ी भाषा ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में सम्मिलित रूप से क्षेत्र को बागड़ क्षेत्र कहा जाता है, और इसीलिए इस क्षेत्र में जो बोले जाने वाली भाषा है वो बागड़ी भाषा कहलाती है। इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। गुजरात के निकट है ये क्षेत्र, इसीलिए इस पे गुजराती भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है बागड़ी भाषा पे। इससे मिली जुली भाषा है ये। यह मेवाड़ के दक्षिणी भाग में हिमालय के ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इसके आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मुख्य रूप से भील जो जनजाति है वो इस भाषा का प्रयोग करती है, और इसीलिए भीली इसकी उपबोली भी कही जाती है। भीली इसकी क्या है? एक उपबोली है। मुख्यतः वो बागड़ी भाषा का ही एक उपबोली है, भील क्षेत्र में बोली जाती है, भीलों के अंतर्गत बोली जाती है वो। अब देखिए एक और हम देखते हैं, शेखावटी भाषा। शेखावट क्षेत्र किसको बोलते हैं? आपका चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये जो सम्मिलित क्षेत्र है चूरू, सीकर, झुंझुनू का, ये शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। और शेखावटी इस क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। ये किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी भाषा की उपबोली है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से बोली जाती है। इस पर दोनों भाषाओं का प्रभाव है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी में देखिएगा, ढूंढाड़ी में कौन सी है? मेन रूप से जयपुर और जयपुर के क्षेत्र में, जयपुर और जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? हम ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं एक अन्य भाषा जिसको हम बोलते हैं गौड़वाड़ी। गौड़वाड़ी भाषा मुख्य रूप से इस क्षेत्र में बोली जाती है। जालौर की आहोर तहसील है, आहोर से लेके और पाली की बाली तहसील तक, पाली में बाली इसकी अंतर्गत स्थान है, या इस क्षेत्र को, लूनी का जो अब्बाह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है इसको हम क्या बोलते हैं? आपकी गौड़वाड़ी। कौन सी बोली देते हैं? गौड़वाड़ी। तो आप ध्यान रखिएगा, गौड़वाड़ी भाषा कौन सी है? मुख्यतः लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है, लूनी नदी का, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को, खासकर इसमें कौन सा क्षेत्र है आपका? ये जालौर जिले का जो आहोर कस्बा है, आहोर जो तहसील है, वहां से लेके और जो पाली के बाली तहसील है उसके अंतर्गत बोले जाने वाली भाषा को हम कौन सी बोलते हैं? गौड़वाड़ी भाषा बोलते हैं।
गौड़वाड़ी भाषा यह मुख्य रूप से मारवाड़ी भाषा की ही उपबोली है। यह मारवाड़ी भाषा की ही उपबोली है, उपबोली है। देखिए, बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो की रचना मुख्यतः इस गौड़वाड़ी भाषा में ही हुई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि गौड़वाड़ी भाषा में मुख्यतः किस ग्रंथ की रचना हुई है? बीसलदेव रासो की। नेक्स्ट भाषा है आपकी सिरोही और सिरोही के आसपास वाले क्षेत्रों में बोलने जाने वाली देवड़ा बाटी, देवड़ा बाटी। देखिए, देवड़ा बाटी ये भाषा मुख्यतः मारवाड़ी की ही उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी भाषा की ही। और इसको सिरोही नाम से भी जाना जाता है, सिरोही नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिरोही के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। देवड़ा बाटी कहाँ की भाषा है? आपकी सिरोही क्षेत्र की भाषा है, और यह सिरोही के जो राजपूत थे उनके द्वारा बोली जाती थी। यह मारवाड़ी की उपबोली है। देखते हैं नेक्स्ट भाषा ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी के अंतर्गत देखिए, उत्तरी जयपुर को छोड़ दिया जाए तो जयपुर, आपका किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों को इस वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? ये ढूंढाड़ी भाषा कहलाती है। ये ढूंढाड़ी भाषा कही जाती है। देखिए, ये एक प्रकार से मिश्रित भाषा है। मिश्रित भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीच वाले क्षेत्र में है, राजस्थान के में, और इस पर मारवाड़ी, इसके ऊपर ब्रज, मारवाड़ी और गुजराती भाषाओं का भी प्रभाव देखा जाता है, समान रूप से प्रभाव देखा जाता है। ढूंढाड़ी में मुख्य रूप से दादू, दादू दयाल, दादू और उसके शिष्यों की रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, दादू दयाल की रचनाएं किस भाषा में देखने को मिलती हैं? ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलती हैं। और इसके शिष्यों की रचनाएं भी हमें किस भाषा में देखने को मिलती है? इस ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलती है। अच्छा, ढूंढाड़ी का एक नाम झाड़साई या जयपुर शाही है। जयपुरी, क्योंकि जयपुर क्षेत्र के आसपास ये डेवलप हुई, या झाड़साही, झाड़साही, झाड़साई सिक्के प्रचलित थे जयपुर रियासत के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, ढूंढाड़ी का उपनाम क्या है? जयपुरी भी है, और इसको झाड़साही भी भाषा बोला जाता है। इसका जो प्राचीनतम उल्लेख है वो 18वीं सदी की 8 देश गुजरी पुस्तक में हमें मिलता है। इसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? प्राचीनतम उल्लेख, प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की, 18वीं सदी की कौन सी पुस्तक है? 8 देश गुजरी, 8 देश गुजरी। इस भाषा में ढूंढाड़ी का हमें प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। अब देखिए, हम ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियों के रूप में देखते हैं। ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां 5 हैं: तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, चौरासी और नागरचोल। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं तोरावाटी। तोरावाटी किस क्षेत्र की भाषा है? यह है झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग में, सीकर जिले के पूर्वी भाग में, और राजस्थान के जयपुर के उत्तरी भाग में। ये जो क्षेत्र है इसको तोरावाटी भाषा बोला जाता है। तोरावाटी क्षेत्र कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो बोला जाता है। कांतली नदी जो सीकर में प्रवाहित होती है उसका प्रवाह क्षेत्र बोला जाता है, उसका प्रवाह क्षेत्र क्या बोला जाता है? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस क्षेत्र की भाषा को हम किसके रूप में जानते हैं? तोरावाटी। तो ये कौन से? दक्षिणी झुंझुनू, पूर्वी सीकर, और आपका इसके अलावा जयपुर का जो उत्तरी भाग है ये वाला भाग
ये किसके रूप में जाना जाता है? तोरावाटी भाषा के रूप में जाना जाता है। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं राजावाटी। राजावाटी जो भाषा है वो मुख्य रूप से जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। ये इसमें पूर्वी क्षेत्र में, जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? आपकी ये है राजावाटी। राजावाटी। अब हम देखते हैं काठड़ी। काठड़ी किस जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषा काठड़ी है। काठड़ी ये कौन सी है? राजस्थान जयपुर के दक्षिणी भाग में, ये जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषा है। जयपुर के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषा है जो कौन सी कहलाती है? काठड़ी। अब देखिए चौरासी भाषा देखें हम। चौरासी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है और आपका टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। ये जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी चौरासी भाषा। कौन सी बोली जाती है? चौरासी भाषा, जिसमें आपका जयपुर का आपका आएगा दक्षिणी और पश्चिमी भाग और टोंक जिले का पश्चिमी भाग। तो ये वाले भाग में जो भाषा बोली जाती है वो चौरासी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा देखें अपन देखते हैं नागरचोल भाषा। नागरचोल भाषा ये कौन से इलाके में बोली जाती है? सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग और टोंक जिले के, ये आपका उत्तरी पूर्वी भाग में, इसमें बोले जाने वाली भाषा को पूर्वी भाग टोंक का और पश्चिमी भाग किसका है? आपका सवाई माधोपुर का। इस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं? नागरचोल भाषा। नागरचोल भाषा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नागरचोल भाषा कौन सी है? आपके टोंक जिले के पूर्वी भाग में और आपका सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली भाषा नागरचोल भाषा है। तो हमारी 5 भाषाएं होगी। तोरावाटी, कांतली क्षेत्र, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं हम? तोरावाटी। मेन रूप से झुंझुनू का दक्षिणी भाग है, सीकर का उत्तरी पूर्वी और पूर्वी भाग है और जयपुर का आपका उत्तरी भाग है। इसमें तोरावाटी भाषा बोली जाती है। राजावाटी भाषा मैंने आपको बताया, ये जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली भाषा को हम राजावाटी भाषा बोलते हैं। फिर है काठेड़ी। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली, दक्षिणी भाग में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं? काठेड़ी, ये वाला इलाका। ठीक है ना। इसके बाद चौरासी। चौरासी भाषा कौन सी है? आपकी जयपुर जिले का ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है, टोंक जिले का आपका पश्चिमी भाग है। इस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को चौरासी भाषा बोलते हैं। और टोंक का पूर्वी भाग और सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग में नागरचोल भाषा बोली जाती है। ये मुख्य रूप से क्या हो गई? आपकी ढूंढाड़ी की सारी उपबोलियां हो गई। अब हम देखते हैं हाड़ौती। हाड़ौती किस क्षेत्र को बोला जाता है? आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाला क्षेत्र आपका क्या बोला जाता है? हाड़ौती। देखिए ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? आपका हाड़ौती। ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम हाड़ौती भाषा के रूप में जानते हैं। ये ढूंढाड़ी की ही उपबोली है। ये ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी की उपबोली है, उपबोली है। देखिए सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण की जितनी भी रचना है वो सारी की सारी किस भाषा में है? हाड़ौती भाषा में इसकी रचनाएं सारी हमें प्राप्त होती हैं। अब इसकी कुछ हम उपबोलियां और देख लेते हैं।
ये इसकी सबसे पहले तो एक उपबोली है इसी क्षेत्र में बोली जाने वाली मालवी। देखिए, मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को मालवी भाषा, मालवी बोली कहते हैं। मालवा का पठार, ये मुख्य रूप से मालवा का पठार, मालवा का पठार जो आपका मध्य प्रदेश और इस राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में शामिल है, इस मालवा के पठार वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को मालवी भाषा बोलते हैं। मालवी भाषा ये कैसी है? मधुर है, कर्णप्रिय है, मधुर, मीठी और कर्णप्रिय भाषा है। कर्णप्रिय यानी प्रिय लगती है, सामान्यतः यहाँ के आम लोग बोलते हैं। एक इसी में एक हम देखें, मालवी की एक उपबोली है, वो है आपकी, यहीं पे मालवी की एक उपबोली है रागड़ी। रागड़ी क्या है? मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाती है और थोड़ी सी कर्कश है। कर्कश यानी एक प्रकार से कठोर भाषा है, कड़क भाषा है, जिसमें थोड़ी अकड़ दिखाई देती है मालवा के राजपूतों की। तो ये कौन सी भाषा है? रागड़ी भाषा। ये मालवी की ही एक उपबोली है। इसके अलावा देखते हैं हम यहाँ पे नीमाड़ी भाषा। नीमाड़ी भाषा दक्षिणी राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा है। एक कौन सी भाषा है? नीमाड़ी। नीमाड़ी भाषा ये दक्षिणी राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा है और यह मालवी की ही उपबोली है। मालवी की ही उपबोली है। मालवी की उपबोली उपबोली है। इस पे गुजराती और जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र के खानदेश क्षेत्र है उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो आप तो ये बात ध्यान रखिएगा, नीमाड़ी क्या है? दक्षिणी राजस्थान की भाषा है। दक्षिणी राजस्थान की भाषा है। दूसरी बात क्या है? ये मालवी की उपबोली और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर गुजराती, मध्य प्रदेश की खानदेश और क्षेत्र का थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। रागड़ी कौन सी भाषा हो गई? आपकी मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली कर्कश, थोड़ी कठोर भाषा है। जबकि मालवी बहुत ही कर्णप्रिय और मधुर भाषा है। ये मालवा क्षेत्र के आसपास, मालवा का जो पठार है उस क्षेत्र में बोली जाती है और हाड़ौती की उपबोली है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि हाड़ौती ये स्वयं ढूंढाड़ी की उपबोली है और ये हाड़ौती क्षेत्र, इसमें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ शामिल हैं, इन क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और इसमें सूर्यमल मिश्रण की अधिकतर रचनाएं हाड़ौती भाषा में दर्ज हैं। अब आती है एक और भाषा, खेराड़ी भाषा। देखिए, खेराड़ी भाषा, खेराड़ी खेराड़ी भाषा ये भीलपुरा के शाहपुरा कस्बे के आसपास बोली जाती है। शाहपुरा और उसके आसपास के, शाहपुरा के आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। खेराड़ी है, इस पर तीनों भाषाओं का प्रभाव है, क्योंकि ढूंढाड़ी भी इसके आसपास है, मेवाड़ी भी इसके आसपास है और हाड़ौती भी इसके पास है। इसलिए खेराड़ी में आपका ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और आपकी हाड़ौती, इन तीनों भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। किसमें? खेराड़ी भाषा में। और ये कहाँ पर बोली जाती है? ये आपके भीलवाड़ा के शाहपुरा और बूंदी के इलाकों के आसपास बोली जाती है। अब देखते हैं हम मेवाती भाषा। मेवाती भाषा मुख्य रूप से राजस्थान के मेवात कस्बे में बोली जाती है, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए, मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर की तिजारा, किशनगढ़, गोविंदगढ़, ये वाला क्षेत्र पूर्वी अलवर का, और पश्चिमी जो भरतपुर का ये क्षेत्र है, ये मेवात कस्बा बोला जाता है। मेवात क्षेत्र बोला जाता है। इसमें अलवर की कौन कौन सी? तिजारा, किशनगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, ये क्षेत्र आता है। जबकि भरतपुर का डीग, कामा, आपका नगर कस्बा आता है। ठीक है ना? तो ये कौन सा? अलवर और भरतपुर के, अलवर प्लस भरतपुर के
क्षेत्र में बोली जाती है। अच्छा ये देखिए, ये सब का आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का मीटिंग पॉइंट भी है ये क्षेत्र। तो ये कहीं ना कहीं इन सब क्षेत्रों की मिश्रित भाषा के रूप में हमें दिखाई देती है। इस मेवाती भाषा के अंतर्गत हमें लालदासी संप्रदाय, लालदास जी, चरणदास जी, चरणदास जी, चरणदास जी, इनकी शिष्याएं हैं सहजोबाई, दयाबाई, इनके भी हमें क्या है पद देखने को मिलते हैं। दयाबाई, सहजोबाई, इनकी रचनाएं हमें किस भाषा में देखने को मिलती है? मेवाती भाषा में। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, आरपीएससी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि चरणदास जी की रचनाएं हैं, लालदास जी की जो रचनाएं हैं, दयाबाई की या सहजोबाई की जो रचना है वो किस भाषा में है? मेवाती भाषा में। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब एक अलग और भाषा को देख लेते हैं, अहीर बाटी। अहीर बाटी, अहीर बाटी मुख्य रूप से यह जयपुर के कोटपुतली, कोटपुतली, अलवर के, अलवर का कौन सा है? बहरौड़, मुंडावर, मुंडावर आदि क्षेत्रों में। ये कहाँ पे है देखिए, कोटपुतली, बहरौड़, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें हरियाणा वाला क्षेत्र भी शामिल होगा। तो ये वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है आपकी? अहीरवाटी। ये बात ध्यान रखिएगा, अहीरवाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? जयपुर का उत्तरी भाग जिसमें कोटपुतली तहसील आती है, आपका अलवर का बहरौड़ कस्बा, मुंडावर, आपका हरियाणा, हरियाणा के अंतर्गत आपका जो गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके रूप में जाना जाता है? अहीर जनजाति के लिए जाना जाता है, अहीरवाटी कहा जाता है। या इस क्षेत्र को राठी भी कहा बोला जाता है। इस भाषा का एक नाम और क्या है? राठी भी है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये राठी या अहीरवाटी ये कहाँ पे है? आपके जयपुर के कोटपुतली तहसील में, अलवर के मुंडावर, बहरौड़ और हरियाणा के गुड़गांव, आपका जो महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक तक का इलाका है, इसमें अहीरवाटी भाषा बोली जाती है। मुख्य रूप से देखिएगा अहीरवाटी भाषा में जोधराज, जोधराज द्वारा कृत हम्मीर रासो इसी भाषा में रचित है। हम्मीर रासो ये आपका किस भाषा में रचित है? अहीरवाटी भाषा में रचित है। यहीं पे आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपकी राजस्थानी भाषा के विकास, उसके वर्गीकरण और राजस्थानी भाषाओं, राजस्थानी के अंतर्गत जो विभिन्न बोलियां हैं उसके बारे में आपकी समझ काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है इससे आपको लाभ मिलेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।